गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन का पार्ट 1 लिया हुआ है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में जो पार्ट 1 लिया था उसमें कुछ बेसिक यूनिट और डायमेंशन हमने निकाले थे। इसके अलावा आज हम लोग कुछ अलग अलग पॉइंट्स लेंगे जिनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे अलग अलग टर्म्स है, इनके यूनिट्स और डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। बेटा ये पहला पॉइंट ले लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं। अगर हमने कोई भी पार्टिकल यहां पर कंसिडर किया, कंसिडर द पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द रेफरेंस एक्सिस। ये वाला जो पार्टिकल है वो इनिशियली ए पॉइंट पर है, फिर ये मूव होते हुए यहां पर चला गया। सो जब पार्टिकल एक पॉइंट से अलग पॉइंट पे चला गया अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है इसे आप कहते हो बेटा आर्क लेंथ, एंड आर्क लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। एस इज योर आर्क लेंथ, और ये जो है वो है आपका रेडियस, और आपका थीटा जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपका एस इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला होता है, यानी आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एस डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है यहां तक? अब एस यानी क्या है, आर्क लेंथ, सो इसको लेंथ से ही दिखाओगे। सिमिलरली आर यानी रेडियस, रेडियस इज ऑल्सो लेंथ, ये एल ही दिखाओगे आप। सो ये लेंथ लेंथ कैंसिल होगा, इसीलिए थीटा को नो डायमेंशन, थीटा को आपको नो डायमेंशन रहेगा बेटा। लेकिन थीटा का यूनिट आप कह सकते हो, थीटा का यूनिट जो रहता है वो आपका रेडियन या तो डिग्री में आप लेते हो, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसा कहते हो आप, या तो रेडियन में, जैसे पाई हो गया। सो पाई का मतलब 180 डिग्री या तो 3.14 रेडियन, ये आपका पाई हुआ। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यूनिट है लेकिन उसको डायमेंशन नहीं है। क्लियर? अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का निकाल लिया, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ऐसे यानी आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी का। सभी पॉइंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता रहना चाहिए, उससे एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे। नाउ एंगुलर वेलोसिटी, बेटा एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ, यानी एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये पार्टिकल यहां पर है, यहां से यहां पर गया और फिर यहां से यहां पर गया, ये ऐसे, सो यहां पर क्या हो रहा है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका θ1 था, बाद में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया θ2। सो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1। दिस इज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल टाइम t1 था, अभी टाइम t2 लग गया, तो आपका चेंज इन टाइम कितना हो गया आपका t2 माइनस t1। सो एंगुलर वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा भी आप ले सकते हो। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कितना एंगल कवर किया कितने समय में। सो एंगल कवर्ड इन टाइम t रिप्रेजेंट द एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटा इसका यूनिट क्या था अपना, रेडियन, और टाइम का क्या होता है आपका, या तो आप सेकंड में ले सकते हो यानी रेडियन पर सेकंड, या तो इसको मिनट में ले सकते हो, या तो इसको आवर्स में ले सकते हो, या तो डेज में ले सकते हो, या तो ईयर्स में ले सकते हो। ये आपका टाइम के यूनिट्स हुए।
अब अगर आपको डायमेंशन निकालना है ओमेगा का, सो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कोई भी डायमेंशन नहीं है, सो ये आपका नो डायमेंशन। अब ये टाइम के लिए जो बच रहा है वो टी बच रहा है डायमेंशन। सो ये टी जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका टी इनवर्स। तो बेटा ये हुआ आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन। अब आप निकालोगे एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। आप एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। और इसको डिफाइन कैसे करोगे आप? एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसको बराबर डिफाइन करना बेटा कि एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज होते जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपका अल्फा। अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे आप एक्सेलरेट करते हो लीनियर एक्सेलरेशन, तो लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है। आपने जैसे ही बाइक को एक्सेलरेट कराया, स्कूटी को एक्सेलरेट कराया, तो एक्सेलरेट करते ही उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन। तो वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अल्फा इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि कितना एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुआ कितने समय में, ये ऐसे। अभी हमने ओमेगा का यूनिट निकाला था, इसका यूनिट क्या निकाला था आपने? रेडियन पर सेकंड। और बेटा ये टाइम का क्या होता है आपका? सेकंड। तो इससे क्या बन जाएगा ये यूनिट? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट बन गया। अब डायमेंशन अल्फा इक्वल टू ओमेगा बाय टी। ओमेगा क्या रहता है आपका? थीटा डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय टी, ऐसा हो गया। ये रेडियन, ये सेकंड स्क्वायर। अब ये थीटा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आ गया। तो थीटा को डायमेंशन नहीं रहता है, ओनली टाइम का डायमेंशन है। सो ये टी का स्क्वायर हो गया यहां पर। इसको स्क्वायर को यानी टी टू द पावर 2 है, ये 2 को ऊपर भेजोगे तो -2 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। तो इस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन का आपने यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल लिया। एक चीज होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसका यूनिट और डायमेंशन आपको बताना है। ये आपको सेपरेट चैप्टर में है और इसके ऊपर सेपरेट आपके न्यूमेरिकल्स और बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, बट यहाँ पे हमें सिर्फ यूनिट और डायमेंशन निकालना है। तो हम शॉर्ट में समझ लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। अगर ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला मास है, एनी मास m which is at a distance of r from the axis of rotation. Now this mass is rotating about the axis of rotation in this way. So ये आपका axis of rotation है. So how to define the moment of inertia? Moment of inertia is defined as the product of mass and square of the distance of mass from the axis of rotation. यानी ये जो मास है और ये r है आपका, सो mr स्क्वायर कर देना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है। यानी इस बॉडी का मास ले लेना और उसका डिस्टेंस ले लेना फ्रॉम द एक्सिस, तो ये m हो गया और ये r का स्क्वायर कर दिया। सो m इंटू आर स्क्वायर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको रोटेशनल मोशन में अलग से पूरा डिटेल में पढ़ने मिलता है। यहाँ पे हमारा पर्पज है सिर्फ यूनिट और डायमेंशन निकालना। सो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ये समेशन होता है। अगर ऐसे 2 पार्टिकल रहे, 3 पार्टिकल्स रहे, तो ये उसका समेशन भी होता है। अब मास का यूनिट क्या रहेगा? केजी और डिस्टेंस का मीटर। सो केजी मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट। अगर आप सीजीएस यूनिट लेना चाहो तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एसआई यूनिट हो गया और ये आपका सीजीएस यूनिट हो गया। इसके बाद हाउ टू फाइंड द डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू
mr² हमारा फॉर्मूला है, तो मास के लिए m लिख दिया। r इज नथिंग बट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ, सो ml⁻², ml2 ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। नेक्स्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आप, बेटा अगर डायमेंशनली देखो आप तो वर्क डन यानी एनर्जी, एनर्जी में वो पोटेंशियल एनर्जी रह सकता है, काइनेटिक एनर्जी रह सकता है, इंटरनल एनर्जी रह सकता है, इंटरनल एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी और हीट, ठीक है। और इसके अलावा टॉर्क, इसके अलावा हो गया मोमेंट। बेटा ये सभी चीजें डायमेंशनली सेम है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनली सेम, ऐसे वो सेम नहीं है, वो डायमेंशनली सेम है। इसका मतलब इन सब का डायमेंशन सेम आता है, यानी वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है आपका, ये ऐसा। अगर आपने एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क डन, सो एनर्जी का भी सेम रहेगा जो वर्क डन करेगा। हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो उसका भी डायमेंशन वर्क डन का ही डायमेंशन रहेगा। टॉर्क यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस ही आता है, टॉर्क यानी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होते हैं और उनके बीच में का डिस्टेंस लिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये टॉर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ही रहता है। मोमेंट भी आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। मोमेंट यानी ये मोमेंट आर्म में रहता है, जैसे ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं और इसका मोमेंट आर्म ले लिया, सो ये भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है, ये भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है। आप उसे डिस्प्लेसमेंट कह दो या डिस्टेंस कहो या तो मोमेंट आर्म कहो या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस कहो, तो ये डिस्टेंस ही रहता है यहां पर हर जगह। सो इसीलिए सभी का डायमेंशन आपका सेम आएगा। आप टॉर्क क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, ये आप अलग से पढ़ते हो, बट अभी आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन में एक ही चीज है कि सभी के सभी चीजों में फोर्स आएगा और डिस्टेंस वाली टर्म आएगी। सो इन सभी के लिए फोर्स और डिस्टेंस बोले तो लेंथ ऐसा आने वाला है, सभी इसमें फोर्स और डिस्टेंस आएगा यानी लेंथ। अब फोर्स का डायमेंशन याद रखना m1 l1 t-2। आपको कहा था मैंने कि फोर्स का डायमेंशन आप याद ही रख लिया करो, वैसे आप निकाल सकते हो। फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हो गया मास, वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो गया आपका ml_t², ऐसा हो गया। तो बेटा ये कैसे लिख सकते हैं m1 l1 t-2। तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये मास हो गया, ये लेंथ हो गया, ये टाइम का स्क्वायर हो गया, तो ये m1 l1 t-2 हो जाएगा। तो ये आपका फोर्स का डायमेंशन आप हमेशा से याद रखना। तो इसको हमने यहां पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया और लेंथ आ जाएगा यहां पे। तो बेटा ये क्या बन गया आपका m1 हो गया, l2 हो गया, t-2 हो गया, तो ये आपका डायमेंशन हो गया। यूनिट अगर आप लेना चाहो तो न्यूटन मीटर ऐसा हो जाएगा, न्यूटन मीटर ये एसआई में हुआ। अगर आप सीजीएस लेना चाहते हो तो न्यूटन की जगह पे क्या लोगे डाइन, और मीटर की जगह पे क्या लोगे सेंटीमीटर। ये आपका एसआई यूनिट हुआ, ये आपका सीजीएस यूनिट हुआ। एंट्रेंस एग्जाम में यूनिट्स एंड डायमेंशन पे क्वेश्चन आते हैं और कौन से सेम सेम है क्वांटिटीज वो भी आपको बताना होता है। अब अगर फोर्स का कंसेप्ट लिया बेटा तो आपको इनर्शियल फोर्स कहने दो। इनर्शियल फोर्स यानी क्या रहता है आपका m इंटू ए। अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स का फ्रिक्शनल फोर्स तो म्यू इंटू एन होता है। इसमें नॉर्मल फोर्स यानी एन, नॉर्मल फोर्स तो ये एन हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स आपका एन हो गया।
ऐसे कोई भी टाइप का आपको फोर्स कहा जाए तो इन सभी का यूनिट और डायमेंशन जो फोर्स का है वही रहेगा। वो भले ही उसका नाम कोई भी दे दिया जाए, फ्रिक्शनल फोर्स, इनर्शियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सभी आपके फोर्स ही है, उनको भी सेम यूनिट सेम डायमेंशन आएंगे। बेटा यहां से अगर फ्रिक्शनल फोर्स का ले रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू एन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये नॉर्मल फोर्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये कोई बॉडी है, इसका ये रफ सरफेस है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड का रफ सरफेस है, जब ये इसके ऊपर मूव होगा तो यहां फ्रिक्शन रहेगा, सो फ्रिक्शन अपोज करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स रहता है म्यू इंटू एन, एन यानी नॉर्मल फोर्स और एफ यानी फ्रिक्शनल फोर्स। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। अब बेटा ये जो है आपका म्यू, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे। म्यू जो आ रहा है वो एफ डिवाइडेड बाय एन आ रहा है, एफ डिवाइडेड बाय एन। तो बेटा एफ जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका और एन जो है वो नॉर्मल फोर्स है। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सो म्यू को नो यूनिट नो डायमेंशन। तो अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का पूछा जाए तो इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, क्योंकि ये फोर्स अपॉन फोर्स आ जाएगा। अब अगर हम लोग बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जाते हैं तो हमें करंट चाहिए। बेटा करंट आई, इसका डायमेंशन आप ए से दिखाओगे। करंट का डायमेंशन आप किससे दिखा रहे हो? ए से। तो आपका करंट यानी क्या रहता है? करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आप करंट की दूसरी डेफिनेशन लेते हो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है dq बाई dt। ठीक है, तो बेटा यहां से चार्ज इक्वल टू कितना आएगा? तो आपका जो चार्ज q रहेगा, सो चार्ज q इक्वल टू करंट इंटू टाइम आ जाएगा ये। तो आपका करंट के लिए क्या लोगे आप? a, टाइम के लिए क्या लेते हो आप? t। तो ये a t आ गया, सो at आपका चार्ज का डायमेंशन हुआ। वैसे चार्ज का डायमेंशन यूनिट क्या लेते हैं आप? कूलम। और ये क्या लेते हो आप? एम्पियर। और ये टाइम के लिए क्या लेते हो आप? सेकंड। तो ये आपका यूनिट हुआ। करंट का डायमेंशन ए से दिखाना है आपको, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज में आएगा करंट। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालना है, सो पोटेंशियल अगर कह रहे हैं हम लोग, सो पोटेंशियल V यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेटा पोटेंशियल में दो तीन टाइप है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इनका अलग अलग आएगा। पोटेंशियल यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। वही अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है आपका वर्क डन पर यूनिट मास होता है बेटा ये। ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ। ऐसा मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है, वो वर्क डन पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ होता है वो। अब यहां से ये बनेगा जूल पर कूलम, यहां से बनेगा जूल पर केजी। ठीक है। और वही अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल का, तो वर्क डन पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ होता है, एम फॉर पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट के, तो उसका पोल स्ट्रेंथ होता है। तो ये जूल पर एम्पियर मीटर आ जाता। सो ये पोटेंशियल जो है वो अलग अलग आ रहा है। ये आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल है, ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इन सबके यूनिट निकालेंगे हम लोग। ठीक है। यूनिट निकाल लिए, डायमेंशन निकालेंगे अभी हम लोग। तो पोटेंशियल यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। अब वर्क डन यानी क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज यानी करंट इंटू टाइम। तो ये फोर्स का क्या होता है बेटा? m1 L1 T माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का L ले लो, और ये A हो गया और ये T हो गया।
अब इसको आप रीअरेंज कर दो, तो ये M1 हो जाएगा आपका, L1 और 1 यानी L2 हो गया, T कितना हुआ -2, और ये 1 ऊपर जाएगा तो -3, और बेटा A -1, ये क्या हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पे हम लोग अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, नहीं तो अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट मास हो जाएगा ये, यानी जूल पर केजी हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करना बेटा, पोटेंशियल यानी वर्क डन पर यूनिट मास हो गया ना ये। अब वर्क डन का डायमेंशन डायरेक्ट लिख सकते हो आप, M1 L2 T -2, अब आपको याद हो गया होगा वर्क डन का, डिवाइडेड बाय मास का ले लिया M, तो बेटा मास वैसे कैंसिल हो जा रहा है, तो बचेगा आपका क्या L2 T -2, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हो गया। क्लियर। इसी तरीके से बेटा इंटेंसिटी का रहता है, अगर हमने जैसे मैग्नेटिक पोटेंशियल यानी वर्क डन पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ कहा था, मैग्नेटिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, तो ये लिया था मैंने जूल, ये लिया था मैंने एम्पियर मीटर, ठीक है ना। सो एम्पियर मीटर आपको बताता है, ये ए आ जाएगा, ये एल आ जाएगा। वर्क डन का कितना रहेगा, M1 L2 T -2, ये वर्क डन का हो गया, डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का आता है एम्पियर का ए, और मीटर बोले तो लेंथ, ठीक है ना, एम्पियर मीटर यानी ये हो गया मेरा M1, ये L एक L कैंसिल हो जाएगा तो L1 आ जाएगा, T -2 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो बेटा ये हो गया आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल। इसी तरीके से बेटा इंटेंसिटी आता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अलग अलग टाइप से डिफाइन होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा तो फोर्स पर यूनिट चार्ज रहता, जबकि अगर आप ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहो, सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अगर आप कहोगे तो फोर्स पर यूनिट मास रहता। वही अगर आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा, सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, ऐसा रहता। यहां से आ जाएगा न्यूटन पर कूलम ऐसे। और अगर आप इसके डायमेंशन निकालना चाहो तो डायमेंशन कैसे आएंगे, फोर्स का आ जाएगा M1 L1 T -2, और चार्ज का आ जाएगा A × T। आप इससे निकाल लेना, सेम उसी तरीके से आप इनको भी ट्राई कर लेना। ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी के बारे में। याद रखना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में चार्ज आता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में मास आता है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में पोल स्ट्रेंथ आता है। इनका हम पहले निकाल चुके हैं, उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब अगर हमें टाइम पीरियड कहा जाए, सो टाइम पीरियड को टी से आप दिखाते हो, टाइम पीरियड आपका टी रहेगा। वही अगर आपको फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा तो बेटा फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप याद रखना, 1 टाइम पीरियड, तो बेटा ये T⁻⁻1 हो जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी का हो गया। अब अगर मुझे वेवलेंथ लेना है, वेवलेंथ, सो वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। बेटा एक चीज याद रखना, वेवलेंथ का मतलब ही होता है लेंथ ऑफ द वेव, नाम से ही क्लियर है। जैसे ही आपकी वेव है, सो ये वेव की जो लेंथ रहती है उसे ही वेवलेंथ कहते हो आप, ठीक है ना। तो इसको लेंथ का ही डायमेंशन रहेगा, यूनिट भी लेंथ का ही रहेगा। सो ये वेवलेंथ हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। इसके अलावा बेटा अगर मुझे ऐसा कोई रॉड दिया हुआ है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते A, इसकी ओरिजिनल लेंथ मान लेते L,
एल यानी क्या है बेटा, उसकी ओरिजिनल लेंथ। अब आप इस वायर को खींचोगे बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ, एफ फोर्स से उसको नीचे खींचा तो उसकी लेंथ चेंज हुई मान लो स्मॉल एल से। सो स्मॉल एल यानी क्या, चेंज इन लेंथ। ये देखो बेटा, ये आपका इनिशियल वायर है, इसको एफ नाम का फोर्स लगा के खींचा। सो एफ फोर्स से खींचा और ए एरिया पे एक्ट हुआ वो। सो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी आपका स्ट्रेस रहता है। सो स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखना, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कितना फोर्स कितने एरिया पे एक्ट हो रहा है, इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेस। यानी फोर्स का क्या रहेगा, न्यूटन, एरिया का रहेगा मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट। अगर सीजीएस चाहिए तो न्यूटन की जगह पे क्या लोगे, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, स्ट्रेस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स के लिए पता है आपको m1 L1 T - 2 डिवाइडेड बाय एरिया का क्या रहेगा, एल स्क्वायर। अब आपका एक एल कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका m1 L - 1 T - 2। ये हो गया आपका स्ट्रेस के लिए। नाउ स्ट्रेन क्या होता है, तो बेटा स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपने इसको खींचा तो लेंथ आपका चेंज हो गया स्मॉल एल से, ओरिजिनल लेंथ था कैपिटल एल। तो स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा ये मीटर मीटर रहे या सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो या इसको नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक है बेटा। कांस्टेंट चीजों को यूनिट रह भी सकता नहीं भी रह सकता, किसी को यूनिट रहेगा तो किसी को डायमेंशन नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है अलग अलग चीजों में। अब बेटा अगर आपको यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए कहा जाए, यंग्स मॉडुलस, बेटा यंग्स मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ले लिया तो आपका यंग्स मॉडुलस आ जाता। बेटा स्ट्रेन को कोई भी यूनिट्स और डायमेंशन नहीं है, तो यंग्स मॉडुलस का यूनिट और डायमेंशन स्ट्रेस के इक्वल ही आएगा, क्योंकि इसको कोई यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं है, इसीलिए यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम आएगा। बेटा ये इक्वल टू यहां पे मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये डायमेंशनली इक्वल है, ठीक है ना, वैसे क्वांटिटी इक्वल नहीं है, ये डायमेंशनली दे आर इक्वल, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना। तो स्ट्रेस यानी क्या, फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही यूनिट रहेगा आपका यंग्स मॉडुलस का। और उसका डायमेंशन भी अगर मुझे निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया का ही आ जाएगा। फोर्स का क्या था अपना, m1 L1 T - 2 डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके निकाल लेना यंग्स मॉडुलस का। तो और एक चीज याद रखना बेटा, प्रेशर जो होता है तो प्रेशर का भी फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है ना, प्रेशर भी आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस अगर आप ले रहे हो तो वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है ना, भले ही ये चीजें अलग अलग है लेकिन डायमेंशनली दे आर सेम। तो आपका प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, इन सभी का डायमेंशन सेम रहेगा। जैसे यंग्स मॉडुलस होता है बेटा उसी तरीके से बल्क मॉडुलस होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन ये वॉल्यूमेट्रिक होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है, ये आप डिटेल में पढ़ते हो इलास्टिसिटी चैप्टर में, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उन चैप्टर्स में आप लोग ये डिटेल में पढ़ोगे। अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझ लेना है कि प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सभी का सेम डायमेंशन आता है, डायमेंशनली दे आर सेम। नेक्स्ट पॉइंट लेते बेटा, अब हम लोग अगर ओहम्स लॉ लेते हैं, V = IR, ठीक है ना, ओहम्स लॉ ले लिया, V = IR, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा V यानी क्या, पोटेंशियल यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये करंट के लिए A का इस्तेमाल करोगे आप। इसके बाद देयरफॉर रेजिस्टेंस इक्वल टू वर्क डन के लिए आपने निकाला था m1 L2 T - 2, और बेटा चार्ज यानी क्या, करंट इनटू टाइम,
तो ये ए स्क्वेयर इंटू टी हो जाएगा ऐसे। इसको आप रीअरेंज कर लो तो ये m1 हो गया, ये L2 हो गया, t -3 हुआ और बेटा a ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये ऐसे जो आपने कर लिया है पहले से ही सवाल, उसी को इस्तेमाल किया हम लोगों ने, ठीक है। ये आपका ओहम्स लॉ है, V इक्वल टू आई आर, सो R इक्वल टू V बाय आई कर दिया। पोटेंशियल पहले ही निकाल चुके हो, करंट का भी पहले ही निकाल चुके हो, उन्हीं को इस्तेमाल किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस का आ गया। अब बेटा रेजिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बेटा ये रेजिस्टिविटी यानी रो, सो रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाय एल, ऐसा होता है। अब ये रेजिस्टेंस का आपने निकाल चुके हो, यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेना। एरिया का क्या लोगे बेटा आप, मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर लोगे, और ये तो आपका लेंथ है, तो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस का डायमेंशन रखना है यहाँ पे। इसके बाद ये एरिया बोले तो एल का स्क्वायर और नीचे वाला आपका लेंथ है, एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे रखना, ठीक है ना, और उसको सिर्फ एल से मल्टीप्लाई करना। तो जब एल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा m1 L3 t -3 a -2। बेटा ये आ गया आपका रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, सो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी m टू द पावर -1 हो जाएगा, ये l टू द पावर -3 हो जाएगा, ये t टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये a टू द पावर 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके। अगर हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी निकालना रहा, जैसे हमें ये एक मास है कैपिटल M, ये एक मास है स्मॉल m, इनके बीच में का डिस्टेंस है बेटा r, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज gmm अपॉन r स्क्वेयर। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यहां से g का फॉर्मूला क्या निकलेगा बेटा, fr स्क्वेयर बाय m स्क्वेयर। डायमेंशनली उसको m स्क्वेयर लिख रहा हूं मैं, डायमेंशनली m स्क्वेयर, अदरवाइज वो mm अलग अलग है। अब ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर, ये ऐसा यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट क्या रहेगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर अपॉन ग्राम स्क्वेयर, ये सीजीएस आ जाएगा। और बेटा जी का डायमेंशन फोर्स के लिए क्या हो लोगे, m1 L1 t -2 ले लोगे, ये ले लोगे आप डिस्टेंस यानी l का स्क्वायर, और ये m का स्क्वायर ले लोगे। समझ में आ रहा है? इसको आप रीअरेंज करके अपना आंसर निकाल सकते हो।